नेक्स्ट अपना टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, जिसको डीएस बोलते हैं। इसको निकालने के लिए स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है उसको निकालने के लिए हम लोग दो तरह से निकालना पड़ता है। एक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होता है, दूसरा इंटरनल स्टेबिलिटी होता है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यानी डीएसई प्लस डीएसआई, यानी जितना वैल्यू आया होगा एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का प्लस जितना इंटरनल स्टेबिलिटी का, दोनों का अगर ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी आ जाता है। यानी स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है आपको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, उसके बाद इंटरनल स्टेबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। तो आइए पहले सिखाते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, फिर सिखाएंगे इंटरनल वाला। तो आइए फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी के लिए आपको आर माइनस फॉर्मूला है डीएसई, यानी डीएसई मतलब एक्सटर्नल। किन्हीं को ऐसे कंफ्यूजन हो जा रहा होगा कि दोनों नाम क्या है, आई से इंटरनल, आई से एक्सटर्नल। ई से क्या हो गया एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, आई से क्या हो गया इंटरनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम सबसे पहले डीएसई की बात कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल वाला। तो एक्सटर्नल के लिए सीधा फॉर्मूला आर माइनस एस, आर माइनस एस, जहां पे आर क्या है नंबर ऑफ रिएक्शन, कितना रिएक्शन है उस सपोर्ट में, ठीक है, रिएक्शन। और एस क्या है, तो जो जितना भी इक्विलिब्रियम था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऊपर कल सिखाए थे, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसको हम एस से डिनोट करे थे, तो उसका वैल्यू कितना होता है 3। ये आपको पहले से पता है कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो कितना है, कितना इक्वेशन है 3 है। तो एस का वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से पता है। एस का वैल्यू कोई कंफ्यूज मत होइएगा बाद में कि 3 कहां से लाल ला के लिख दे रहे थे। तो एस का वैल्यू 3 होता है। ये आपको मैकेनिक्स में ही पढ़े होंगे कि इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना होता है। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, मोमेंट किसी भी एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट इन एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अब एस इक्वल टू कितना हो गया 3। अब रिएक्शन हमको निकालना है। तो रिएक्शन अभी निकालने के लिए सिखाए थे कि फिक्स सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आता था, तो 3, तीनों के तीनों आता था फिक्स सपोर्ट पे। हॉरिजॉन्टल में भी नहीं मूव कर मतलब रिएक्शन दे देगा, वर्टिकल में भी रिएक्शन दे देगा, सिखा रहे थे ना। और मोमेंट भी यहाँ दे देगा, ठीक है। तो क्या हो गया 3 रिएक्शन हो गया, यानी डीएसई का वैल्यू क्या हो गया आर माइनस एस। आर का वैल्यू कितना 3, इसीलिए तो अभी पहला लेक्चर लिए थे। अगर पहला लेक्चर आप नहीं देखे होंगे तो पहले पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद देखिएगा। तो रिएक्शन वहां बता रहे थे, तो रिएक्शन 3 आया और एस का वैल्यू 3, तो 3 में से 3 गया 0। पहले तो डीएसई निकाल लेते हैं पहले। अब इस सपोर्ट के लिए बताइए तो इसमें कितना रिएक्शन होगा। तो एक तो वर्टिकल वाला रिएक्शन हो गया, एक हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन हो गया और एक मोमेंट वाला रिएक्शन हो गया। तो यहाँ रिएक्शन 3, इस पे क्या रिएक्शन होगा, तो इस पे एगो आता था वर्टिकल वाला, हिंज पे आता था ना, रोलर पे आता था ना एक ही वो, जिसमें अगर हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। मोमेंट भी हिंज पॉइंट पे क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ कितना रिएक्शन, एक रिएक्शन, यानी 3 फिक्स सपोर्ट पे, एक रोलर पे, तो 3 एक कितना हो गया 4, यानी रिएक्शन का वैल्यू 4 है, एस का वैल्यू तो 3 ही है, यानी यहाँ पे डीएसई का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर। चलिए इस फ्रेम के लिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है फिक्स सपोर्ट ना है, तो फिक्स पे अब याद हो गया होगा रिएक्शन कितना 3, यहाँ पे भी रिएक्शन कितना 3, 3 3 कितना हो गया 6। तो रिएक्शन टोटल हो गया 6 माइनस एस का वैल्यू 3, तो आ गया 3। कोई दिक्कत। चलिए अब ये तो समझ रहे थे कब, जब इस पे कोई लोडिंग नहीं था, ये जितना भी बीम देखे उस पे कोई लोड ऊपर से दे रहा था नहीं ना। अब देखते हैं कि जब ऊपर से लोड रहे तब, जिसे यहाँ देखिए लोड दिया हुआ है तब, तो लोड दिया रहता है ना, तो ये लोड दिया हुआ है तो रिएक्शन क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल जिस पे रिएक्शन है उसको 0 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोई रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ इक्वेशन लगाएंगे तो कौन कौन लगेगा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लगेगा ना, कि मतलब यहाँ पे कौन कौन रिएक्शन का इक्वेशन का यूज होगा, मोमेंट इक्वल टू 0 है ना, इसका ये होगा। और हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई यहाँ पे फोर्स ही नहीं है, तो उसमें रिएक्शन आएगा ही नहीं, यानी 2 इक्वेशन का यूज होगा, ठीक है। तो 2 इक्वेशन का यूज होगा, इसलिए यहाँ पे एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ही होगा। अब एस इक्वल टू 3 नहीं होगा। बात समझ में आया। हमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि जब ऊपर से लोड लगा दिया तो ये हॉरिजॉन्टल में इसका कोई फोर्स नहीं था, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं था, तो उसका इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल में रहेगा और मोमेंट में रहेगा।
बात आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, बात मान लीजिए हॉरिजेंटल में रहता तो वर्टिकल गायब हो जाता। मोमेंट दोनों के केस में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा हाँ, लेकिन मोमेंट होने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए होता है, उसका खास ख्याल रखिएगा। चलिए ज्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा, हम फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं यहीं से, ठीक है। बीम सब्जेक्टेड टू अदर लोडिंग, फिर से सुनिएगा, माइंड को फ्रेश करके फिर से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले लोड देखिएगा कि लोड किस में आ रहा है, तो देखिएगा वर्टिकल में आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्टिकल में आ रहा है। तो वर्टिकल में आ रहा है तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे। पूरा हमको मतलब इक्वेट करने के लिए कितना वर्टिकल में आ रहा है, कितना नीचे से जा रहा है, कितना ऊपर से जा रहा है, टोटल समेशन फोर्स जो करेंगे वर्टिकल वाला करेंगे, इसलिए एफ वाई इक्वल टू 0। एक मोमेंट आएगा, जैसे यहाँ पे W है, यहाँ L डिस्टेंस है, तो हम क्या जानते हैं, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट। तो मोमेंट भी आएगा, तो मोमेंट का इक्वेशन लगाएंगे, तो यानी कितना स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना पड़ेगा, 2। इसलिए एस का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब बात करते हैं रिएक्शन की, बात करते हैं। तो रिएक्शन की बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, तो उसके वजह से यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो वर्टिकल वाला रिएक्शन आएगा, एक मोमेंट वाला आएगा, यानी रिएक्शन भी 2 और आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी 2, ठीक है। तो 2 से 2 गया 0, ठीक है। आया समझ में? 1-2 क्वेश्चन करवा देते आपको क्लियर हो जाएगा। ये अभी तक एक्सटर्नल का सीख रहे थे, अभी तक किसका सीख रहे थे, एक्सटर्नल का। अब आते हैं इंटरनल का, डीएसआई का। डीएसआई बहुत आसान है, डीएसआई निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? अगर हम बीम की बात करें तो बीम में ऑलवेज 0 होगा। डीएसआई यानी इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी हमेशा बीम के लिए क्या होता है, 0 होता है। फॉर बीम के केस में डीएसआई ऑलवेज 0 होता है। रटा दिए, रट लीजिएगा आप, ठीक है। ऐसे निकाल भी सकते थे, लेकिन एग्जाम ऑफ व्यू से पढ़ना है तो बीम में जब पूरा 0, कोई भी बीम रहे 0 होना है, तो 0 हो गया, उसके लिए निकाल के क्या सीखना, ठीक है। तो ये बीम दिख रहा है, इसका वैल्यू डीएसआई का वैल्यू 0, डीएसआई का वैल्यू 0। अगर ये बीम रहा तब, लेकिन फ्रेम रहेगा तब, तो 3C। बीम रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगा देना, 3C। सी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कट नेसेसरी या क्लोज लूप जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये फ्रेम का पहला क्वेश्चन ले रहा है, यहाँ पे एक भी लूप है, एक भी क्लोज। देखिए यहाँ पे एक लूप दिख रहा है, यहाँ पे एक लूप दिख रहा है, तो एक लूप हो गया, लेकिन यहाँ कोई लूप है नहीं है, ठीक है। तो 3 गुने C का वैल्यू क्या, 0, तो ये हो गया आपका 0। यहाँ बात करें डीएसआई का वैल्यू 3C, एक लूप है तो C का वैल्यू 1 रख दिया, तो वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें एक लूप 2 लूप, तो डीएसआई इक्वल टू 3C हो जाएगा, यानी C का वैल्यू 2, तो 3 दूना 6, तो डीएसआई का भी वैल्यू निकल गया। अब ट्रस की बात करते हैं, ट्रस रहेगा तो क्या करेंगे, तो M-2J + 3, M माइनस डीएसआई इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी निकालने के लिए ट्रस के केस में कैसे निकालेंगे, यानी डीएसआई जब ट्रस रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो M-2J + 3। वहां पे M क्या है, मेंबर, M क्या है, मेंबर, J क्या है, ज्वाइंट, J क्या है, ज्वाइंट, और 3 तो कोई बात ही नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें कई मेंबर है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर। 7 मेंबर है, M का वैल्यू 7। ज्वाइंट कितना है, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, तो J का वैल्यू 5। और रिएक्शन कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए हिंज है, तो हिंज पे कौन कौन आता है, हॉरिजेंटल आएगा और वर्टिकल आएगा। तो हॉरिजेंटल आया, वर्टिकल, मोमेंट तो हिंज पे 0 हो जाता है। रोलर में सिर्फ कौन आता है, वर्टिकल आता है, यानी कई गो हो गया, 1 2 3, यानी रिएक्शन का वैल्यू कितना, 3। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, M-2J + R, 7 - 2 गुने 5 + 3, यानी हो गया डीएसआई का वैल्यू 0। अब एक आपको होमवर्क है, चलिए होमवर्क पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बनाइए, उसके बाद सोल्व करके मिलाइएगा, ठीक है। तो फाइंड आउट डीएस, टोटल निकालना है, तो अलग अलग पहले निकालिए, पहले डीएसआई निकालिए, फिर डीएसई निकालिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो डीएसआई फ्रेम दिख रहा है तो M-2J + 3 होगा, तो M का वैल्यू कितना, अगर देखिए 2 केस यहाँ पे, यहाँ से घेर देते हैं, यहाँ 2 केस से बन सकता है। अगर इसको ज्वाइंट कंसीडर कीजिएगा तब मेंबर कई हो जाएगा, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर। मेंबर का वैल्यू 8 है ना, तो M का वैल्यू यहाँ 8। फिर जब वहां ज्वाइंट कंसीडर किए थे, मेंबर तो गिन लिए 8 गो होगा, ठीक है। अब ज्वाइंट गिनिए, ज्वाइंट गिनेंगे
तो 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट। तो ज्वाइंट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 5। और रिएक्शन तो बराबर होगा, ये आपका एगो यहाँ आएगा, एगो वर्टिकल में आएगा, एगो हॉरिजॉन्टल में, यहाँ एगो वर्टिकल में, यानी 3 रिएक्शन। कैलकुलेट कीजिए 1 आ गया। DSI ही निकाल रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ फ्रेम में क्या होता है ना, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कोई कोई क्या कंसीडर करेगा ना कि इसको एक ही मेंबर मानेगा और दूसरा ये मानेगा, बीच में ज्वाइंट नहीं माना। तो दोनों केस हम मान के बना सकते हैं। अगर बीच में ज्वाइंट है तो 4 मेंबर हो जाएगा, बीच में ज्वाइंट नहीं है तो दो ही मेंबर रहेगा। ये एगो नीचे वाला, एगो ऊपर वाला। ज्वाइंट नहीं है तो 2 ही मेंबर ना होगा, 1 मेंबर हो गया, 2 मेंबर हो गया, यानी 1 मेंबर और 2 मेंबर। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 मेंबर। यानी अगर हम बीच में ज्वाइंट नहीं मानते हैं तो कई मेंबर है, 6 ही मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 केस से बना दिए थे। एम का वैल्यू जब 6 मेंबर लेंगे तो ज्वाइंट भी बीच वाला काउंट नहीं करेंगे, खाली 1 2 3 4, 4 ही ज्वाइंट रहा। तो 4 गो ज्वाइंट हो गया, रिएक्शन तो 3 गो होगा। तो इससे वैल्यू सेम ही आएगा, इसीलिए तो दोनों करके दिखाएं कि दोनों से सेम ही आएगा। कोई सोचेगा सर बीच में ज्वाइंट रहता तब हम मान ले, कैसे पता कि बीच में ज्वाइंट है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेंबर क्रॉस किया है तो हो सके ज्वाइंट रहे वहां पे। तो अगर मेंबर क्रॉस एगो होता है ना कि ऐसे खाली ऐसे रखा हुआ है, ज्वाइंट नहीं है, तो ज्वाइंट नहीं है तो मेंबर तो 2 गो ना होगा, 1 मेंबर 2 मेंबर। ठीक है, तो इस केस में अगर ज्वाइंट मान लेते हैं तो 4 मेंबर, ज्वाइंट नहीं रहते हैं तो 2 मेंबर। तो इसीलिए तो दोनों से बन सकता है। ठीक है, एम का वैल्यू जब 8 मेंबर होगा तो ज्वाइंट 5 गो हो जाएगा, मेंबर का वैल्यू 6 भी रहेगा तो ज्वाइंट 4 गो रहेगा। दोनों का आंसर 1 1 ही आएगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा जब फ्रेम है तो आपको DSI निकल गया, लेकिन DSC के लिए, एक्सटर्नल के लिए क्या था, R-A। यहाँ इक्वेशन कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, 3 है। तो 3 में से 3 गया 0, यानी टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, DSI प्लस DSE। DSE का वैल्यू 0, DSI का वैल्यू 1, यानी हो गया वैल्यू 1। ठीक है, आइए अब आते हैं, हो गया ना, बन गया ना। चलिए अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। एक कप टॉपिक को खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी में अगर कोई 15 दिन लगाया होगा तो लगता होगा कितना बड़ा टॉपिक है। देखिए कितना चुटकी में, ऐसे भी आप लोग एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा समझदार हो जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रेशर होता है ना एग्जाम का। तो चलिए कोई बात नहीं, 2 लेक्चर देख लिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरा लेक्चर में हम ये स्टार्ट करेंगे, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी।